नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र में मामूली कहासुनी को लेकर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। तो वहीं युवक की गोली मारकर हत्या करने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटनास्थल पर पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और एसपी अभिषेक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि घटनास्थल दौड़ी पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है। देखिए, आज शाम में ये इन्फॉर्मेशन आई है कि एक नीरज नाम का युवक है, उसके संबंध में कि उसे अलेजिडली गोली मारकर उसकी हत्या की गई है। इसी संबंध में अभी सभी अधिकारियों द्वारा इंक्लूडिंग मी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। उनके परिजनों से वार्ता करके शव को अभी मॉर्चरी भिजवाया गया है पोस्टमार्टम के लिए। और उनका कहना है कि शाम में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसी के संबंध में ये इंसिडेंट हुआ है। उनसे अभी डिटेल पूछताछ की जा रही है और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी यथाशीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। जनपद बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल घटनास्थल पहुंचे एसपी अभिषेक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया है। तो वहीं पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। FM न्यूज प्रीतम सिंह, बिजनौर। उधर नोएडा थाना सेक्टर 24 की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने बीमा पॉलिसी के नाम पर व्यापक स्तर पर ठगी करने वाले कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। वहीं पुलिस ने महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों के कब्जे से भारी संख्या में मोबाइल, लैपटॉप और महत्वपूर्ण दस्तावेज समेत अन्य सामान बरामद हुए हैं। ये कॉल सेंटर सेक्टर 11 में संचालित हो रहा था। तो वहीं पुलिस ठगी में शामिल गिरोह के अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। ये सभी आरोपी बाहरी राज्य के लोगों को अपना निशाना बनाते थे। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है फर्जी कॉल सेंटर को पर्दाफाश करते हुए। वहां से लोगों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ उनसे महत्वपूर्ण सामान भी बरामद हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि ये फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से बाहरी राज्यों के लोगों को निशाना बनाते थे। थाना 24 के अंतर्गत सेक्टर 11 में एक फर्जी कॉल सेंटर ऑपरेट हो रहा था, जिसके बारे में जानकारी मिली, जिसमें टीम ने सीपी मैम के निर्देशन में काम किया और यहाँ पे जो हमारे एडिशनल एसपी हैं और हमारी जो एसीपी हैं, इन लोगों ने इसको पूरे गैंग को मॉनिटर किया कि कैसे ये ऑपरेट कर रहा है, कैसे ये लोगों को फ्रॉड कर रहा है, इसके बारे में जानकारियां इकट्ठी की और उसके बाद इस गैंग को बस्ट किया गया। ये लोग लोकपाल बीमा अधिकारी बनकर के लोगों को फोन करते थे। उसके बाद उनको जिनकी पॉलिसियां बंद हो गई हैं या लैप्स हो रही हैं उनको टारगेट करते थे और उसके बाद उसको ऑफर देते थे कि तुम्हारा 30 से 35%, 40% जमा कर दो, इसके बाद हम तुम्हारी पॉलिसी रिन्यू करा देंगे। रिन्यू कराने के नाम पे या रीऑपरेट कराने के नाम पे ये पैसे एक्सटॉर्शन करते थे। इन्होंने 30 से लेकर के लगभग 10 से 12 लाख रुपए तक किसी किसी से वसूला है। अमरोहा में उपचुनाव को लेकर सुबह से ही मतदान चल रहा है। चुनाव की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त फोर्स तैनात है। बता दें कि नगर पालिका के सभासद पद के उपचुनाव को लेकर मतदान चल रहा है, जिसमें 5260 मतदाता मतदान करेंगे और इसका फैसला 19 दिसंबर को होगा। सभासद पद पर उपचुनाव हो रहा है। सुरक्षा को लेकर फोर्स तैनात है। मुस्तैदी के साथ में चप्पे चप्पे पर निगरानी रखते हुए 19 दिसंबर को इसका फैसला आएगा। सभासद पद पर उपचुनाव अमरोहा में चल रहा है, जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और फोर्सेस यहां पर तैनात की गई हैं। तो सभासद पद पर उपचुनाव अमरोहा में चल रहा है। 19 दिसंबर को इसका फैसला आना है।
उधर हमीरपुर में देर रात जिलाधिकारी घनश्याम मीना जिला अस्पताल और रैन बसेरों का जायजा लेने पहुंचे। जिलाधिकारी ने अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमारदारों से बात करने के उनका हालचाल जाना और साथ ही डीएम ने अस्पताल के वार्डों में मरीज को सर्दी से बचाने के लिए रूम हीटर और तीमारदारों के लिए अलाव की व्यवस्था को चेक किया। वहीं डीएम ने रैन बसेरों में पहुंचकर वहां रुके हुए लोगों से बातचीत कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और साथ ही जिलाधिकारी ने जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि अचानक जिलाधिकारी के निरीक्षण से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। देखिए, आज जैसा कि आप सबको पता है, क्योंकि शीतलहर का टाइम चालू हो गया है, तो उसी क्रम में जो गरीब जो भी जन है हमारे यहाँ के, उनको कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया था और जो रैन बसेरा है उसकी भी निरीक्षण किया गया, साथ में अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया। अस्पताल परिसर में हम लोग ने जितने भी वार्ड हैं हमारे, उनमें जाके निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि जितने भी पेशेंट्स थे उनसे पूछा गया, खाने को लेके, कंबल को लेके और भी जो समस्या है उनसे पूछताछ की गई। जो उनका मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ने बताया कि जो खाना और जो बाकी सुविधाएं हैं वो अच्छे से उपलब्ध कराई जा रही है। इस तरह की कोई समस्या यहाँ पे नहीं पाई गई। इस तरह से पूरा जो जिला प्रशासन है मुस्तैदी से लगा हुआ है ताकि कोई भी बाहर सर्दी में ना सोए, और जो भी व्यक्ति इस तरह के पाए जा रहे हैं उनको हम लोग जो भी पास का रैन बसेरा है उसमें पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का एक प्राथमिक विद्यालय ऐसा भी है जहां टीचर को बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल गेट पर ताला लगाना पड़ता है। ताला लगाने का कारण टाइगर की दहशत है। यहां छात्र छात्राएं और टीचर इस टाइगर की दहशत में पठन पाठन का कार्य करते हैं। पूरा मामला पीलीभीत टाइगर रिजर्व के ग्राम डोडा कॉलोनी नंबर 8 के प्राथमिक विद्यालय का है। यहां के टीचर सर्वेश कुमार सोनकर ने बताया कि बाघ की दहशत के चलते विद्यालय के मेन गेट पर ताला डालकर पढ़ाया जाता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के समीप यह गांव बसा है जहां पर पिछले कई दिनों से टाइगर का मूवमेंट है और आए दिन वन्यजीव और टाइगर घूमते देखे जा सकते हैं। सर्वेश कुमार सोनकर। स्कूल में बच्चों को गेट बंद कर पढ़ाई की जा रही है, क्या है पूरा मामला? ये विद्यालय का गेट बंद करने का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि ये विद्यालय बिल्कुल जंगल के किनारे स्थित है और यहाँ पर आए दिन जंगली जानवरों की, जिसमें खासकर बाघ है, इसकी चहलकदमी होती रहती है और 2-4 बार बाघ को यहाँ विद्यालय के आसपास देखा गया। जंगल विभाग के जो भी हमारे आला अधिकारी हैं उनके संज्ञान में है ये मामला, उनको अवगत भी कराया गया। उन्होंने आके यहाँ पे अपना जालाल भी लगाया था एक बार। उसी के बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर हम अपने विद्यालय के गेट को बंद कर बच्चों की पढ़ाई को। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर मेरठ से मिल रही है जहां पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। विश्वकर्मा बिल्डर्स पर यह छापेमारी की गई है, तो एक साथ 3 जगहों पर छापा मारा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कमल ठाकुर प्रदीप गुप्ता के यहां पर यह छापा देखने को मिला है। संजय जैन के फर्म पर भी छापेमारी की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मेरठ समेत कई शहरों में विश्वकर्मा के प्रोजेक्ट हैं। कई पेपर मिल कारोबारियों की भी साझेदारी है। कारोबार में टैक्स चोरी का आरोप है। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आयकर विभाग ने छापेमारी की है। विश्वकर्मा बिल्डर्स पर यह छापेमारी देखने को मिली है। यहां पर एक साथ 3 जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी। कमल ठाकुर प्रदीप गुप्ता के फर्म पर छापेमारी की गई है। संजय जैन के फर्म पर भी ये छापेमारी की गई है। मेरठ से इस वक्त की अहम और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विश्वकर्मा बिल्डर्स पर छापेमारी आयकर विभाग की देखने को मिली है। मेरठ समेत कई शहरों में ये फर्म है। आयकर विभाग की छापेमारी मेरठ में देखने को मिली है। विश्वकर्मा बिल्डर्स की छापेमारी की गई है और विश्वकर्मा बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट हैं मेरठ के साथ साथ कई शहरों में हैं और ऐसे में आयकर विभाग ने छापेमारी की है। तो तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मेरठ से, जहां पर विश्वकर्मा बिल्डर्स के यहां पर यह छापेमारी देखने को मिली है।
हमीरपुर जिले में विद्युत संविदा कर्मचारी संघ ने पावर हाउस में काली पट्टी बांधकर निजीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। जिले में करीब 450 संविदा कर्मचारी हैं। सभी संविदा कर्मचारियों द्वारा अलग अलग पावर हाउस पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही आपको बता दें कि कर्मचारियों की मांग है कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण रोका जाए। विरोध में अपना काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं और प्रत्येक पावर हाउस पर हमारे सभी कर्मचारी विरोध कर रहे हैं शांतिप्रिय तरीके से। और आज ये निर्णय लिया गया है कि 1 घंटा अतिरिक्त कार्य करेंगे हम सभी संविदा कर्मचारी और इस निजीकरण को बिल्कुल रोका जाए। और जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं, लाइनमैन हैं, एसएसओ हो, इनका कम से कम न्यूनतम 22,000 रुपये महीना और जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनको 25,000 रुपये महीना प्रतिमाह दिया जाए। और यदि निजीकरण किया जा रहा है तो हम लोगों को निजीकरण से पहले ही ये लिखित प्रबंधन हमें दे लिखे है कि जो हम लोगों को जो पुराने कर्मचारी हमारे कार्य कर रहे हैं उनको ही रखा जाएगा, उनको कार्य से नहीं हटाया जाएगा। आज विद्युत संविदा कर्मचारी संघ पूरे प्रदेश में विभाग के निजीकरण को लेकर के एक प्रदेश व्यापी आंदोलन कर रहा है। हमारी कुछ मांगे हैं जो पूरे वितरण विभाग निगम को, विद्युत विभाग निगम को जो निजीकरण किया जा रहा है इसको रोका जाए, तत्काल रोका जाए। तथा महंगाई को देखते हुए आज के इस परिवेश में इतनी महंगाई है और हमारे संविदा कार्मिकों को 10,000, 12,000, 15,000 मिल रहा है, जिससे स्वयं का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? तो इसको न्यूनतम 22,000 करते हुए और इनकी एक नियमावली बनाई जाए जिससे कि हम कभी निकाले ना जाएं, हमारे ऊपर कोई समस्या आए तो हम अपना पक्ष रख सके विभाग के सामने। ऐसी एक नीति बनाई जाए। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। आगरा से बड़ी खबर है जहां पर शराब तस्करों पर पुलिस का शिकंजा देखने को मिला है। लग्जरी कार से शराब ले जा रहे थे बिहार। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। अंग्रेजी शराब की 364 बोतल जो है बरामद हुई है। 140 क्वार्टर भी जब्त किए गए हैं। 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्कर से मोबाइल, एक गाड़ी बरामद हुई है। आगरा थाना हारे पर्वत पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं आगरा से, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना हारे पर्वत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर शराब तस्करों पर पुलिस का शिकंजा देखने को मिला है। लग्जरी कार से शराब जो है बिहार ले जाए जा रही थी। 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तस्कर से जो है मोबाइल और एक गाड़ी बरामद हुई है। आगरा थाना हरे पर्वत पुलिस की ये कार्रवाई, शराब तस्करों पर पुलिस का शिकंजा देखने को मिला है। देखिए, दिनांक 14 दिसंबर 2024 को थाना सदर पर थाना सदर अंतर्गत निवासित ही एक दवा व्यापारी ही, उनका मेडिकल स्टोर है, उन्होंने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया जिसमें उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले उनको मोबाइल फोन पर थ्रेट कॉल्स आई हैं जिसमें उनसे कुछ पैसे की डिमांड की गई है। नहीं देने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी गई है। और उसके 1 दिन बाद उनको एक पत्र आया है। इस पत्र में कुछ खून के धब्बे थे और एक बुलेट उस पत्र से चिपका के भेजा गया था। कुछ 2 लोग स्कूटी पर बैठ के आए थे और उन्होंने वो पत्र उनके दुकान पर देके और चले गए। और इनकी शिकायत पर थाना तत्काल सदर ने अभियोग पंजीकृत किया और टीम में इस घटना के सफल अनावरण के लिए लगा दी गई, क्योंकि बहुत ही गंभीर मामला ये सुनने में प्रतीत हो रहा था। उधर अमरोहा में आतिशबाजी की घटना से बीजेपी नेता की बाइक जल गई। आपको बता दें कि अमरोहा नगर के मोहल्ला कोट में सोमवार रात को ये घटना घटी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शुभम जैन के घर में खड़ी बाइक में आतिशबाजी के बम से आग लग गई। इस घटना में शुभम जैन की बाइक पूरी तरह से जल गई। उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। मैं शुभम जैन, मंडल अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा अमरोहा। रात 1 बजे करीब मेरी बाइक में आग लग गई। लोग आतिशबाजी छोड़ रहे थे जिसका बम मेरी बाइक पे आके गिरा और बाइक जल के राख हो गई। सुपर स्प्लेंडर है, यूपी 23 J 6608।
बाइक नंबर है मेरा, जो बिल्कुल ही राख हो चुकी है। ऐसा नुकसान होता है, ये रात में आतिशबाजी या स्काई छोड़ते हैं, जिससे लोगों को, वाहनों को, घरों को भी नुकसान पहुंचता है। तो मैं इस पे प्रशासन से दरखास्त करता हूं कि इस पे उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। उधर बिजनौर थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के इंटर कॉलेज में एसपी ग्रामीण रामहर्ष ने छात्रों को साइबर क्राइम और दूसरे कानून के बारे में जागरूक किया और एसपी ने छात्रों को बताया कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के सदुपयोग और दुरुपयोग के बारे में जानकारी दी। तो इंटर कॉलेज में एसपी ग्रामीण रामहर्ष पहुंचे, जहां पर उन्होंने छात्रों को साइबर क्राइम को लेकर जो है जानकारी दी गई है, साइबर कि किस तरीके से जो है साइबर फ्रॉड और किस तरीके से जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जो है सदुपयोग और दुरुपयोग किया जा सकता है, वो जानकारी यहाँ पर छात्रों को दी गई है। साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी गई कि सदुपयोग और दुरुपयोग के बीच का जो अंतर है वो भी यहाँ पर समझाया गया कि साइबर क्राइम से कितनी मुश्किल है और किस तरीके से साइबर क्राइम पर ब्रेक लगाया जा सकता है, ये समझाने की कोशिश यहाँ पर छात्रों को की गई। उधर महाराजगंज जिले में नगर पंचायत पनियारा में लाखों रुपए की लागत से तालाब के सुंदरीकरण का कार्य कराया गया, जहां कि एक साल के अंदर ही ध्वस्त हो गया। आपको बता दें कि तालाब के चारों ओर बनाई गई दीवार और इंटरलॉकिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और इस घटना ने एक बार फिर निर्माण कार्यों में घटिया किस्म की सामग्री का इस्तेमाल और मानकों की अनदेखी पर सवाल खड़े कर दिए। चारों ओर बनाई गई दीवार वो क्षतिग्रस्त यहाँ पर हो गई और आप तस्वीरों में भी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो है घटिया मानकों के आधार पर जो है ये निर्माण किया गया, जो कि क्षतिग्रस्त हालत में इस वक्त चारों ओर ये दीवार बनाई गई थी। उधर यूपी का विधानसभा शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस दौरान सदर विधायक योगेश वर्मा विधानसभा नहीं पहुंचे और मामले पर विधायक ने कहा कि अपने विधायक साथियों का क्या मुंह दिखाऊं, मुझे अपनी ही सरकार में न्याय नहीं मिल पाया। विधायक अपने ही सरकार से कार्रवाई न करा पाने के कारण नाराज हैं। विधायक ने साफ तौर पर बताया कि मैंने मुख्यमंत्री योगी से न्याय की गुहार लगाई थी, जहां मुख्यमंत्री ने न्याय का भरोसा दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद भी मुझे न्याय नहीं मिला। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र और इस दौरान जो है विधानसभा में विधायक नहीं पहुंचे और ऐसे में जो है उन्होंने अपनी आप बीती बताई कि अपनी ही सरकार में मुझे न्याय नहीं मिला, तो मैं क्या जो है मुंह दिखाऊं। ये इस तरीके की टिप्पणी जो है उनकी तरफ से की गई, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने बताया कि मैंने जो न्याय की गुहार है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष भी रखी, लेकिन वहां भरोसा दिलाया गया कि न्याय आपको मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी न्याय उनको नहीं मिला। इस वजह से वो जो है विधानसभा नहीं पहुंचे योगेश वर्मा। यूपी पुलिस क्रिमिनल्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी बीच नोएडा की पुलिस ने भी एक युवक की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा किया है, जिसमें हत्या की आरोपी पत्नी और उसके जो है प्रेमी दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दोनों आरोपियों का अवैध संबंध था, जिसके चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति बनी सिंह की जान ले ली। पति की हत्या के बाद पत्नी बच्चे को लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गई थी और कासना पुलिस ने अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है।
उधर आगरा में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि हादसा यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ है। खंदौली थाना क्षेत्र के पास में माइलस्टोन 161 पर 2 कार और एक कैंटर की टक्कर हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक रात करीब 1:30 पर यह ट्रक और कैंटर की भिड़ंत हुई थी। कैंटर यमुना एक्सप्रेसवे पर रास्ते में खड़ा हो गया और इसी दौरान पीछे से आ रही कार जो है उतरकर कैंटर चालक का हाल पूछने लगे। तभी पीछे से आ रही एक कार ने 4 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 4 की जो है दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। उधर बांदा से इस वक्त की खबर यह है कि जहां पर बुलेरो और बाइक की जोरदार टक्कर देखने को मिली है और इस भयानक दुर्घटना में 2 की मौत हो गई है। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। तेज रफ्तार के कारण बाइक सवार भाई बहन की जान चली गई। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आक्रोशित ग्रामीण शव नहीं उठाने दे रहे थे। आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगाया और जाम लगाने के बाद में बांदा कानपुर नेशनल हाईवे पर जाम लग गया और लोग घंटों जाम में फंसे रहने से परेशान हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया, जिसके बाद जाम की स्थिति को काबू किया गया और जाम खुलवाया गया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये पूरा मामला चिल्ला थाना क्षेत्र के पलरा गांव का है। आज दिनांक 16/12 को बांदा चिल्ला मार्ग पर थाना अंतर्गत चिल्ला क्षेत्र एक कार और एक मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई। सूचना पर तत्काल चिल्ला पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी और मोटरसाइकिल तथा कार का चालक दोनों घायल हो गए थे। घायलों को तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल भेजा गया, जिनका इलाज चल रहा है। मृतक लोगों के नाम बिल्लू पुत्र कमल निषाद, जिसकी उम्र करीब 10 वर्ष थी, तथा एक लड़की जिसका नाम रेशमा पुत्री छोटे लाल, जिसकी उम्र करीब 20 वर्ष थी। ये दोनों कैथी डेरा जौहरपुर थाना तेंदुआई क्षेत्र के रहने वाले थे। खबर बिसंडा थाना क्षेत्र के बिलगांव से है, जहां पर खेत से घर आए किसान की रात को ठंड लगने से मौत हो गई। पत्नी से बातचीत में उन्होंने बताया कि उनकी देर रात उनकी बात अपने पति से मोबाइल फोन पर हुई थी। मृतक की पत्नी बाहर रहकर मजदूरी का काम करती है। घटना की जानकारी सुबह पड़ोसियों ने पत्नी और पुलिस को दी। घर के अंदर से बंद दरवाजे को पुलिस ने किसी तरह खोलकर शव को बाहर निकाला। मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खत्म रहे, हम भी बाहर रहे हैं। अच्छा, आप मजदूरी करने बाहर गई थी? हाँ, बाहर गए थे। क्या करती हैं आप? ईंट पाथने गए। ईंट पाथने गई थी। कैसे पता चला कि पति खत्म हो गए? हमको कुछ नहीं पता चला। आप 2 दिन बाद पता चला। 2-3 बाद फिर मैं वहाँ से फोन करके मैं कहाँ कौन देखान कि नहीं देखान बात करे है तो नहीं कहा थी तारा लाग है। शाम के 8 बजे की है तो कहा कि मैं पढ़ रहे हैं, आज सुबह करा दे तो कहा तारा लाग है। फिर मैं कहा तारा लाग है तो मैं कहा भैंसिन का भला वहीं का भला मैं कहा देखा भला है भैंसी भीतर है कि नहीं है, तो भीतर बांधी रही है वहीं रही। फिर मैं कहा कि जा तुम मैं कहा कूद के तो देखा मैं कहते तुम्हारा तारा खा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दरअसल कारणों का वास्तविक तौर पर जो है पता नहीं लगा है, लेकिन जिस तरीके से उसकी पत्नी की तरफ से बताया गया कि जो है जब उनकी फ़ोन पर बात हुई थी तो 2 दिन पहले उनसे बात हुई थी और उसने बताया कि किस तरीके से जो है वो अपनी मजदूरी के लिए बाहर गई हुई थी। और जबकि पड़ोसियों से खबर मिली कि जिस तरीके से जो है उसकी
मौत हो गई है। तो उसके बाद जो है पुलिस को सूचना दी गई और पत्नी को भी इल्तला किया गया, जिसके बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंची और वास्तविक कारणों का जो है पता लगाने में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।